हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कला शिक्षा 9th पेपर। डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। कला शिक्षा में 5 इकाई अपने को पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि राजस्थान जीके का भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे लोकगीत का टॉपिक है, लोक नाट्य का टॉपिक है। ऐसे कुछ टॉपिक हैं, आपके वाद्य यंत्र को लेकर के भी टॉपिक है। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आपके हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर कला शिक्षा 9th पेपर का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर राजस्थान के जीके के कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे गीत को लेकर के एक टॉपिक है और राजस्थान के लोक नाट्य को लेकर के एक टॉपिक है। ऐसे 2-3 टॉपिक अपने राजस्थान जीके के भी यहाँ पर हैं और उनमें से भी प्रश्न आते ही आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा अपने को। और कला शिक्षा से जुड़े टॉपिक भी पढ़ने होंगे। पेपर आपका ये छोटा पेपर है, 30 नंबर का पेपर है। जिस तरह से चौथा पेपर आपका था वैसा ही सेम आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। उसी तरह से आपके छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। बट आप ये समझिए कि सिलेबस बड़ा है, बड़े बड़े यूनिट्स हैं, नंबरिंग कम है। आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट जो 5 नंबर का है, बट टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा है। पर हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपके पूरे सिलेबस को समेटने की कोशिश करेंगे और सिर्फ चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक की है हम बात करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। लाइक शेयर आप जरूर कर देंगे एज यूजुअल। और हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले इकाई से। पहला इकाई यहाँ पर कला क्या है इसी बारे में आ जाता है। तो सबसे पहले कला को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि कला क्या है। कला शब्द के जो अर्थ और उत्पत्ति की सबसे पहले बात रहती है, तो ये जो है कला, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि कल धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। कला शब्द का अर्थ क्या है, सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। संस्कृत साहित्य में ही कला शब्द का प्रयोग करके उसमें कई अर्थों में इसको प्रयोग लिया है। अंग्रेजी में कला को आर्ट के नाम से जानते हैं और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्स शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या है, शिल्प अथवा निपुणता विशेष से है, स्वर्णकारी आदि। यूँ तो कला की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, बट यहाँ पर अपने को 2-3 परिभाषाएं ध्यान रखनी है। एक तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा परिभाषा दी गई है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बारे में कहा है कि मनुष्य में जो बाह्य वस्तुओं को नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति को यहाँ पर अभिव्यक्त करता है, रचनात्मक तरीके से उनका प्रदर्शन करता है, तो वो क्या है, कला है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ये कथन रहा है। 1 नंबर के जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं तो उनमें इस तरह का कथन देकर के पूछ सकता है, या फिर आपको और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो उसमें भी आप ऐसी परिभाषाएं मेंशन करते हैं छोटे छोटे पॉइंट बना करके, तो काम आपका और भी सुंदर रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में टोल्स्टॉय की परिभाषा क्या रही है कि अपने में उठी हुई जो भावनाएं हैं अपने मन में, उनकी अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के साथ में दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही क्या है, कला है। अपने मन में जो भावनाएं, जो विचार हैं, जो भी हैं, तो उनको क्रिया, रंग अथवा ध्वनि के द्वारा हमें प्रदर्शित करने की जो कला है, जो क्रिएटिव तरीके से अपन प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या है, कला है। तो ये 3 परिभाषा थोड़ी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम चित्रकार बन जाएं या फिर मूर्तिकार बन जाएं, बल्कि कला क्या है कि हमारे जीवन निर्माण के लिए है, जिसका अर्थ क्या है, मनुष्य सौंदर्य का तथा जीवन का बोध समझ सके, वह अपने लिए उत्तम से उत्तम चित्रों का, उत्तम से उत्तम चीज़ों का चयन कर सके और जीवन को समझ सके। तो ये चीज़ें हैं। क्वालिटी में स्पेशली आप इसे कह सकते हैं कि क्वालिटी इन्हेंस करने को लेकर के हो रहा है। अब बाकी क्रिएटर्स के मुकाबले अपने चैनल को आप जब देखते हैं तो आपको क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर इन चीज़ों में दिखती है कि वीडियो की क्वालिटी दिखती है, कि वहाँ पर कहीं पर भी कोई आलतू फालतू बात नहीं है, सिर्फ काम काम की बातें हैं। थोड़ा एडिट में मैं ध्यान देता हूँ कि जो भी अपने टॉपिक से, जिस टॉपिक के बारे में जिस वीडियो में बात कर रहा है, तो उसी के आसपास की सारी बातें हों। और जो वीडियोज़ के थंबनेल हैं, पूरा चैनल आप जब चेकआउट करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा क्रिएटिव वहाँ पर दिखेगा और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दिखेंगी। तो ये चीज़ें हैं कि उत्तम चीज़ों का हम यहाँ पर चयन कर सकें और अपने जीवन को वहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से अपने को और कुछ ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक अपना आता है संस्कृति को लेकर की। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ, कला से क्या है, अपनी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। तो किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, त्यौहार, जो निवासी है वहाँ के, उनका रहन सहन, खान पान आदि समन्वित रूप से संस्कृति कहलाती है। संस्कृति यह शब्द जो है सम प्लस क्रय प्लस ती से ये बनकर बना है, तो संस्कृति बन गया। और इसका सम्यक रूप से अलंकृत बनावट, क्या अलंकृत बनावट इसको कहते हैं, अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ इसको संस्कृति कहते हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई है तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कुछ कुछ बातें ऐसी प्रश्न 1-2 बार आए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अच्छी प्रकार से निर्मित किया हुआ, अच्छे से संस्कृत किया हुआ अथवा अच्छा। संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं। यह विचार, ज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो कि
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। इसे क्या है, संस्कृति से सीखा हुआ व्यवहार है। अतः संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। तो ये कुछ बिंदु संस्कृति को लेकर के ध्यान रखना है। एक टॉपिक आता है संवेदनाओं को लेकर के। संवेदनाओं में देखिए, मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु को देख करके जो अनुभूति होती है, जो महसूस होता है, तो वो क्या है, संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती हैं और हर क्षण बदलती रहती है। संवेदनाओं का जुड़ाव ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियों के 5 भाग होते हैं, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और त्वचा और जिह्वा। नेत्रेंद्रिय नेत्र से देखने से संबंधित है, कर्णेंद्रिय कान से सुनने से संबंधित है और घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने से संबंधित है, त्वचा स्पर्श करने से संबंधित है और जिह्वा चखने से संबंधित है। तो ये 5 इंद्रियां अपनी हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक की बात करते हैं। इस प्रकार से भाव उत्पन्न करने से ही होता है। जब व्यक्ति अपने दृश्य देखता है, जैसे हरियाली, मेला आदि, जब व्यक्ति अच्छे दृश्य देखता है तो उसके मन में सुख में विचार आते हैं, और जब वह इसके विपरीत कोई करुणा में दृश्य देखता है तो उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से विचार अपने बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में कल्पना करने को लेकर के एक टॉपिक है। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। यह केवल हमारे विचारों की ही उपज होती है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार के विचार करने को ही कल्पना कहते हैं। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। समय मिलते ही वह कल्पना के संसार में गोते लगाते रहते हैं, और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मिर्ची तीखी क्यों है, हल्दी पीली क्यों है। तो ऐसी कल्पनाएं, ऐसे ऐसे सारे सवाल उनके मन में आते रहते हैं। और कल्पनाशील में कि मुझे बड़ा होकर के क्या बनना है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले के पेपर्स में भी काफ़ी अच्छे प्रकार से जिनको हमने पढ़ा है। और ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से ये प्रभावित होते हैं तो वैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। कल्पनाओं में उनसे संबंध स्थापित करके जैसा वो देखने लगते हैं, चित्रकार चित्र व प्रकृति का वर्णन करता रहता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ हैं। एक प्रश्न रूप में ऐसा भी प्रश्न 1-2 बार आया हुआ है कि कलाकार सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है। कलाकार की सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है। तो कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है, क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा वह किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ में एक साकार अथवा मूर्तिमान रूप में होता है, और इसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि है इसको रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो आज के ज़माने में चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, गूगल वाला, तो ऐसे अलग अलग एआई टूल्स जो हैं, तो उन पे अपन कुछ भी कल्पना करते हैं। जैसे हाथी हाथ में लाइट ले रखा है, या हाथी पढ़ाई कर रहा है। ऐसा कुछ भी अगर अपन प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वैसा ही वो इमेज क्रिएट करके दे देता है। मतलब अपनी जो भी कल्पनाएं रहती हैं, जिस तरह का अपन प्रॉम्प्ट डालते हैं वहाँ पर, तो वैसा ही अपने को रिजल्ट वहाँ पर मिल जाता है। तो एआई काफ़ी डेवलप हो गई है। तो वैसे ही क्या है कि कल्पना करके हम कुछ भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फ्री टूल्स अवेलेबल है एआई वाले, तो आप लोग उन पर ट्राई करते रहते होंगे, या शॉर्ट्स में, रील्स में, इनमें आप देखते होंगे ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हैं। और कला के दृष्टिकोण से कल्पना का अर्थ क्या है, तो कला शक्ति का कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता होती है। संवेदनशील व्यक्ति ही क्या कहलाता है, दृश्य कहलाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार से वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, तो वह क्या है, कल्पना कहलाती है। और इसका जो विशेष अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है कलाकार कल्पना के बारे में। और यहाँ पर कल्पना और यथार्थ को लेकर के प्रश्न आ सकता है कि अंतर बताइए इन दोनों में। तो कल्पना क्या होती है कि वह शक्ति जो कि अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। और क्या कहलाती है, संवेदना भी इसके लिए आवश्यक होती है, और इसको यथार्थ में रूपांतरित हम कर सकते हैं। कल्पना संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। तो ये बातें कल्पना के लिए ध्यान रखनी है। यथार्थ के बारे में ध्यान रखना है कि वह वास्तविकता को प्रकट करने वाली शक्ति होती है। यथार्थ क्या होता है, वास्तविकता, रियलिटी पर यहाँ पर
रियलिटी पर बेस्ड होती है। यथार्थ के लिए संवेदना आवश्यक नहीं है तथा यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। यह सीधे बुद्धि में यहाँ पर स्थित होती है, बुद्धि में स्थित होती है, सीधे ही यथार्थ रियलिज्म की बात हो रही है। इसके बाद में अगला एक प्रश्न रहता है, शिल्प में कला शब्द किन किन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है। शिल्प में कला शब्द, शिल्प में कला उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिनके माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की जाती है, जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके, जैसे चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, काव्य और नाट्यकला आदि। यहाँ पर ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है इसके लिए। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अगला एक प्रश्न आता है, प्लेटो के अनुसार बच्चों में सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। प्लेटो का मत क्या रहा है कि बच्चों की सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कला उपयुक्त माध्यम है जो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोजवर्ती इत्यादि के लिए उनको प्रेरित करता है। तो ये कुछ बातें आपको प्लेटो के बारे में ध्यान रखनी है। सृजनात्मकता लेकर के यहाँ पर एक शब्द आया है, तो सृजनात्मकता को लेकर के भी अपने यहाँ पर एक टॉपिक है। तो सृजन क्या होता है, सृजन होता है एक हम अपनी मौलिक एक रचना को लेकर के सृजन। जब कोई बालक अपने शरीर व मानसिक अनुभव को बिना दबाए जो कुछ स्वाभाविक क्रियाएं करता है, वो क्या कहलाता है, बालक का सृजन कहलाता है। एक रियलिटी से कनेक्टेड बालक जब रहता है तो वो क्या कहलाता है, सृजनात्मक तरीके से अपने जो भी मन में विचार जो आ रहे हैं, जो भी काम करना आ रहा है, जो भी शारीरिक मानसिक वो अनुभव कर रहा है, उनको बिना दबाए स्वाभाविक क्रिया में लाए तो वो क्या कहलाएगा, सृजन कहलाएगा। सृजनात्मक कला क्या होती है, तो वह कला जिसके अंतर्गत नई रचनाओं का निर्माण होता है, सृजनात्मकता की श्रेणी में ये आते हैं। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति इसकी अहम जरूरत है। इसी प्रवृत्ति और आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। सृजनात्मक कला के दौरान जो सौंदर्य का तत्व उपजता है वह मनुष्य का मौलिक और आंतरिक व्यक्तित्व है। इस प्रकार से वह अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य को प्रकट करता है और अपने जीवन व वातावरण को सुंदर बनाने का काम करता है। तो ये कुछ बातें हैं। इस प्रकार से सृजनात्मक कला मनुष्य के जीवन को व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है, मनुष्य की प्रगति का भी सूचक है। और सृजनात्मक कला एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का काम करती है, ऐसे मनुष्य को गढ़ने का माध्यम है, एक जरिया है जो बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, थोड़ा सा क्रिएटिव सोच सकता है। ये कुछ बातें यहाँ हैं। कला बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मकता जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ाती है, खोजवृत्ति को प्रेरित करती है, आदि चीज़ों को प्रेरित करती है और पोषित करती है। किन किन को, उनके सर्वांगीण विकास को, एक उनकी मौलिक अभिव्यक्ति को, एक उनकी सृजनात्मक क्षमता को, खोज करने की क्षमता को, खोजवृत्ति को, ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया के चरण हैं ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। परीक्षण या फिर देखने की प्रक्रिया, सबसे पहले तो क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर अनुभूति या फिर ग्रहण करने की प्रक्रिया रहेगी, फिर कल्पना करके यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, कल्पना, और फिर सृजनात्मक अभिव्यक्ति की यह प्रक्रिया रहेगी। तो ये आपको प्रक्रिया के चरण ध्यान रखने हैं। सौंदर्य एक छोटा टॉपिक रहता है। सौंदर्य क्या है, इसका जो वाचक है वो क्या शब्द रहता है, एस्थेटिक्स यहाँ पर रहता है। कोशगत, इसका अर्थ क्या रहेगा, वह गुण जो इंद्रियों की तीव्र आनंद की यहाँ पर प्रदान करता है, इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। सौंदर्य सुंदरता से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इसका जो अर्थ है वो हम किन अर्थों में लेंगे, तो किसी वस्तु, कृति या फिर प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार, रेखा जैसे रूप तत्वों में, लय, अनुपात जैसे गुणों के प्रभाव से या फिर व्यवहार व मनोवृद्धि के बल पर इंद्रिय या फिर मानसिक संपन्नता, प्रसन्नता, ज्ञानवर्धन तथा संतृप्ति का अनुभव करवाए तो वो सौंदर्य बोध कहलाता है। सौंदर्य बोध हो गया। इसके कुछ स्रोत भी आपको ध्यान रखने हैं कि सौंदर्य बोध के मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति के बाद में नदी, पर्वत, आकाश, तारे, उषा, पशु पक्षी, शिशु, युवक युवतियाँ आदि सभी इसमें सम्मिलित है। पूरी प्रकृति ही आ गई है जो कि सौंदर्य बोध की प्रमुख स्रोत है। तो हम सबकी अलग अलग पसंद, अलग अलग सबकी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और वर्तमान में ललित कला
और उपयोगी कला में किस प्रकार का संबंध है, ये बताना है। तो वर्तमान में दोनों ही प्रकार की जो कलाएं हैं ये समान कला मूल्यों का न्यूनाधिक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है, उनकी सबकी नवीनताएं प्रयोग में लाई जा रही हैं। हालांकि ललित कलाओं का उपयोगी कलाओं में अंतर अवश्य है, परंतु पारस्परिक जो विरोध है ये इनमें नहीं है, दोनों ही एकजुट हैं और इसमें उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात एक दूसरे की पूरक इनको कहते हैं। तो ये कुछ बातें इनकी ध्यान रखनी है। और इस यूनिट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु यहाँ ध्यान रखना है कि क्रोचे ने अनुभूति को कला का जनक कहा है। अगर आपको एक नंबर का प्रश्न पूछे कि कला का जनक किसे कहा है, 4 ऑप्शन दे दे तो क्रोचे नाम ध्यान रखना। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख है। अरस्तु के अनुसार कला के 3 भेद बताए हैं। कलाएं मानव की शिक्षित व सुसंस्कृत कलाएं मानव को बनाती है। उपरोक्त कथन किसका है, प्लेटो का। तो प्लेटो का ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव सुंदर जिसमें है। तो यह जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये आप सुनते होंगे, जानते होंगे। और सभी कलाओं का जो मूल स्रोत है वो सृजन का क्या है, आवेग है। सृजन के प्रमुख जो शत्रु, दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन है। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको इस यूनिट में लिए महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड यूनिट, जिसमें कला शिक्षण के उद्देश्य की बात करी जा रही है और कुछ विधियां यहाँ पर आने वाली है। ये यूनिट भी आपका 5 नंबर का है, नंबर कम है बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कंटेंट इनमें ज़्यादा है। तो चुनिंदा टॉपिक्स की हम बात करते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ सेलेक्टेड मैटर की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज फिर काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है एक एक टॉपिक को। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कला शिक्षा क्या है उस बारे में। तो सीखने का जो प्रारंभिक क्षेत्र है ये क्या है, कला शिक्षा। और जो सौंदर्य शास्त्र के अनुभवों को शिक्षण में ढूंढता है, कला विचारों का प्रकटीकरण है जो कि मानवीय कल्पना, कौशलों एवं नवाचारों से सृजित होते हैं। कहा जाता है कि संगीत भावनाओं की आवाज़ है। यह तथ्य कला के अन्य रूपों पर भी लागू होता है। संवेदनाएं एक प्रकार से स्वयं की खोज है। ड्राइंग मस्तिष्क की आंतरिक परतों को खोलता है और मूर्तिकला आंतरिक स्व का दर्पण है जो कि मूर्तियों में प्रकट होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कला शिक्षा इसको कहते हैं। तो कला शिक्षा किसे कहते हैं, ये कुछ बिंदु ध्यान रखिएगा। इसके कुछ जो उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य देखिए, कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु उनके चरित्र उनके और उनके सामाजिक बोध तथा सौंदर्य बोध का उनका निर्माण होता है, विकास होता है। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास का और उनके चरित्र का, उनके सामाजिक बोध का, उनके सौंदर्य बोध आदि का इनमें विकास होता है। कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित उनको आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव उनको होता है। बंधुत्व की भावना जागृत करना है और सृजन की ओर उनको उन्मुख करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य परकता का यहाँ पर विकास करना है। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य यहाँ आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में कला सीखने से तात्पर्य क्या है कि कला हम कैसे क्या सीख लेते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है, सीखना क्या है। तो केवल हाथ के काम में दक्षता हासिल करना ही कला नहीं होता है। कला क्या होता है, कला शिक्षा के पीछे व्यक्ति के चरित्र निर्माण का, उसके सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करने का यह उद्देश्य इसमें निहित होता है, जो कि हमने अभी पहले से पढ़ा है। और कला शिक्षण आवश्यक क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो दैनिक जीवन में कला सौंदर्य हेतु, भारतीय जीवन में कला बोध हेतु, वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य हेतु, प्रकृति से परिचय व बंधुत्व हेतु और सचेतता हेतु। तो ये कुछ आपको आवश्यक कारक ध्यान रखने हैं कि कला शिक्षण क्यों आवश्यक है। इसके बाद में मुख्य अभिव्यक्ति को लेकर के एक टॉपिक रहता है, मुक्त अभिव्यक्ति यहाँ पर ध्यान रखना है। मुक्त अभिव्यक्ति मतलब किसी के अंडर में काम ना करना, एक आज़ाद होकर के काम करना। तो मुक्त अभिव्यक्ति का मतलब है कि किसी भी माध्यम को बालक द्वारा स्वप्रेरणा से अभिव्यक्ति देना, और उसको मुक्त अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वप्रेरणा से अभिव्यक्ति देना कि खुद ने करके सीखा सारी चीज़ें। तो कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति कला शिक्षण की प्रमुख विधि है। लगातार अभ्यास करने पर बालक के मन में कला के प्रति रुझान पैदा होता है और वह अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं रखता है। बालक जब भी अपनी कल्पना के बारे में कोई चित्र या फिर मूर्ति बनाता है तो वह मुक्त अभिव्यक्ति होता है कि वह खुद के अनुसार कल्पना कर रहा होता है, किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। इस तरह से आप कुछ उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद में
अगला प्रश्न एक आता है इससे संबंधित कि एक कला शिक्षक होने के नाते एक विद्यार्थी को कला सामग्री के चयन और उपयोग में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे। तो आपको अपने विचार इसके अंतर्गत लिखने हैं। तो वो कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, कुछ बातें यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं। बच्चों द्वारा विविध साधनों का उपयोग करने से पूर्व उन्हें सामग्री की पूरी जानकारी दे देना। पहले एक बार उनका स्वयं प्रयोग करके अवश्य बताएं और उनका सही ढंग से उपयोग करके कैसे किया जाए तो वो बताएं। जैसे चित्रकला में रंग और ब्रश को किस तरह से काम में लेना है, स्वच्छता कैसे रखना है, आदि बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए। बताने से आशय यह है कि पेंसिल से रेखांकित आदि काम अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो वो प्रैक्टिकल करके उनको दिखाना चाहिए। यह शिक्षक को खुद करके बताना चाहिए और बच्चों को देखने देना चाहिए। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो। तो अगर आप बच्चों को देखने देंगे, सारी प्रोसेस समझने देंगे, तो बच्चे खुद से ही सीख जाएंगे अनुकरण करके। देखते देखते बच्चे स्वयं स्वच्छता और व्यवस्था का ध्यान रखने लगेंगे और वो अच्छी प्रकार से भली भांति सीख जाएंगी। बच्चे जो चित्र बनाएं उन्हें स्वच्छ और साफ बनाने के लिए समझाएं। बच्चे पेंसिल पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, उन्हें ब्रश का भी प्रयोग करने दें। वर्तमान में रंगों के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे मोम के जो रंग हैं वो, पेंसिल रंग आदि रंग। इस प्रकार से बच्चे संपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न एक आता है कि बच्चे हमेशा एक ही चित्र बनाते हैं। अगर कोई बच्चा एक ही चित्र बना रहा है बार बार उसको समझाए जाने पर भी, तो उसमें क्या समस्या हो सकती है और उसका निवारण आप कैसे करेंगे। कुछ बच्चे एक ही चित्र को हमेशा बनाते रहते हैं। कला प्रवृत्ति बच्चे की समग्र शिक्षा का दर्पण होता है और बच्चा हमेशा एक ही चित्र बनाता है, नया चित्र नहीं बनाते हैं, इसका प्रयास उसका कमजोरी का लक्षण। बच्चे के मन में नई बातों का प्रवेश नहीं हो पाना, नहीं कर रही। जो शिक्षा उसको मिल रही है वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है, उसको ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रही है। शिक्षक को अगर इस बात का बोध हो जाता है तो बच्चे एक ही चित्र बार बार इसलिए बना रहे हैं कि उनकी शिक्षा में कुछ दोष है। उसे जो शिक्षा दी जा रही है उसे वह स्पर्श नहीं कर पा रही है या बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। अपनी शिक्षा प्रवृत्ति में ही परिवर्तन करना होगा शिक्षक को। हमें बच्चे की इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे की कल्पना शक्ति को जगा सके, ताकि वह हर क्षेत्र में कुछ नया कर सके। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। इसके बाद में अगला बिंदु आता है बाल कला का विकास कैसे करेंगे। तो बाल कला का जो विकास है उनकी आयु तथा अनुभव के अनुसार क्रमशः चरणबद्ध तरीके से होता है। समयानुसार बालक की अभिव्यक्ति सशक्त होती जाती है। उनकी जो कलाएं हैं इनमें सृजनात्मक सत्यता, वास्तविकता, कल्पना तथा निरीक्षण आदि की झलक दिखाई देती है। बालक की 2 से 15 वर्ष की जो आयु है इसमें कला संबंधित अनेक इसमें अवस्थाओं का सृजन होता है, जो कि इस प्रकार से है। तो देखिए, प्रथम अवस्था 2 से 3 वर्ष, द्वितीय अवस्था 4 से 5 वर्ष, तृतीय अवस्था 5 से 6 वर्ष और वर्णनात्मक जो प्रतीक अवस्था है 6 से 7 वर्ष, वर्णात्मक अवस्था 7 से 8 वर्ष, इसी प्रकार से रहती है। तो ये क्या है, बाल कला का विकास धीरे धीरे बालक में होता है। अगला प्रश्न एक आता है, कला शिक्षण में विधियों के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें कि कला शिक्षण करवाते समय किन विधियों का ध्यान रखेंगे, उनका चयन किस प्रकार से करेंगे और क्या क्या नियम कानून रहेंगे। यहाँ पर पहला बिंदु है कि वही शिक्षण विधि उपयोगी होगी जो बालक की सामर्थ्य, आयु, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप काम करे। अर्थात बालक विधि बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है ये क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक विधि प्रत्येक स्तर के छात्र पर लागू नहीं होती है। तो जिस क्लास के बच्चों को अपन यहाँ पर कला शिक्षण करवाने वाले हैं तो उस क्लास के बच्चों के लिए उनके लेवल की जो हम शिक्षण विधि वो चूज करेंगे। तो ये फैक्टर होने चाहिए। जो विधियाँ शिक्षण क्षेत्र में बालक को क्रियाशील बनाए रखती हैं अधिक उपयोगी मानी जाती है। शिक्षण विधि बालकों के लिए क्रियात्मकता के लिए अवसर प्रदान करे, तो ऐसी वो शिक्षण विधि होनी चाहिए कि बच्चों को क्रियाशील बनाए रखे। जो शिक्षण विधि बालकों में मूल प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर देती है यह उपयोगी होती है। कला शिक्षण में बालक को स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित शैली के आधार पर कार्य करने का अवसर देना है और ऐसे करने से बालक अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट और विकसित कर सकेगा। तो ये कुछ बिंदु यहाँ हैं। और आपके चौथा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बिंदु की शिक्षण विधि वही उपयोगी मानी जाती है जिसमें बालकों के पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर उनको दिया जाए। और हमें ध्यान देना होगा कि वह शिक्षण विधि उपयोग में लाई जाए जो छात्रों के अभ्यास कार्य करने का उनको अवसर प्रदान करे। तो ये बात है। और इसके बाद में अगला बिंदु क्या कर रहा है कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक का बालक के साथ में अधिकाधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सके और बालक शिक्षक के संपर्क में आता है तो शिक्षक को और अच्छे प्रकार से व्यक्तिगत प्रभाव उसका असर बालक पर पड़ता है और ठीक प्रकार से शिक्षक ये जान पाता है कि कहाँ कहाँ पर उसको दिक्कतें आ रही है और उनको वह निवारण कर पाता है।
जो विधि निर्धारित उद्देश्य और ध्येय को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है उसी का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। शिक्षण विधि वही उत्तम मानी जाती है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी सहारा लिया जाता है और ऐसा शिक्षण में किया जाता है। तो ये कुछ आपको कला शिक्षण के लिए उपयोगी विधियों के चयन में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है, प्रश्न रूप में है ये, किशोरावस्था में बच्चों का कला चित्रों की ओर अलगाव क्यों होने लगता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो किशोरावस्था की उम्र एक समस्या की उम्र कही जाती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे संकट का समय मानते हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि बच्चों के लिए यह अवस्था एक नया अनुभव होता है। दुनिया बदल जाती है, मन की अवस्था भी बदल जाती है। मन दूसरी बातों से हट कर के इधर उधर भटकने लगता है, एकाग्रता नहीं रहती है। शारीरिक विकास तो एक ढंग से हो जाता है, उनकी शारीरिक प्रवृत्तियां भी युवाओं की जैसे होने लगती है, लेकिन मानस इतना भी विकसित नहीं होता है, उनका मन विकसित नहीं होता है, मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता है जिससे वह अपने आप को ठीक ठाक समझ सके, तो ऐसे नहीं विकसित हो पाता है। और परिचय काल में बच्चे चीज़ों के वास्तविक आकार के बारे में जानने लगते हैं। और अब किशोरावस्था आने पर जबकि उनके मन की जो अवस्था है ये भी बदलने लगती है, उनकी कला के काम पर बहुत असर पड़ता है। वास्तविकता के बारे में सचेत और संज्ञान होने के कारण उन्हें शीघ्र निराशा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि वह चित्र बनाते हैं किंतु उनका वास्तविक नहीं बन पाता है जिससे वह सीखते हैं। उन्हीं आंखें वस्तु में दिखाई उनको पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ बिंदु ये यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, जो स्थायी जो चीज़ें हैं किंतु उनका वास्तविक नहीं बनता है जितना उन्हें दिखता है, उनकी जो आंखें हैं वो वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, जो चीज़ें आदमी बनाए वे खूबसूरत हों इसके लिए सबसे सबसे पहली आवश्यकता क्या है। जो चीज़ें आदमी बनाए वो खूबसूरत हो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि समाज के हर व्यक्ति को सुंदर वस्तु चुनने की विवेकपूर्ण बुद्धि हो और सभी कार्य धैर्य से करने की क्षमता हो। तो ये यहाँ पर बात आती है कि कोई भी काम, कोई भी वस्तु अगर सुंदर है तो वो चुनने वाले पे डिपेंड करेगा कि चुनने वाले की समझ कहाँ तक है। तो ये बात यहाँ पर है। कलाकार के प्रकारों को लेकर के एक प्रश्न आता है। तो कलाकारों के प्रकार देखिए, दो प्रकार के कलाकार होते हैं। एक तो वे जो केवल आंतरिक बोध के द्वारा सृजन करते हैं, और दूसरा प्रकार वह होता है जिसमें सृजनात्मकता का आधार बौद्धिक होता है। तो ये दो प्रकार ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षाक्रम में कला शिक्षा को एक विषय के रूप में क्यों समाहित किया गया है। शिक्षा से जुड़े चिंतकों के अनुसार कला बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके शिक्षाविदों ने शिक्षाक्रम में अन्य विषयों की भांति कला शिक्षा को भी एक विषय के रूप में समाहित किया है। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखना है। इस तरह से अपना ये सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम दोस्तों पढ़ते हैं तीसरा यूनिट, जिसमें दृश्य कलाओं के बारे में बातचीत रहेंगी। और ये यूनिट आपका 8 नंबर का यूनिट है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है दृश्य कलाओं की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम बात करते हैं। दृश्य कलाओं की आवश्यकता में देखिए, इनकी आवश्यकता महती सर्वविदित है। छात्रों को अपने चारों ओर फैली व्यवस्थाओं वस्तुओं का अवलोकन करना पड़ता है। साथ ही उन्हें उनके साथ में वातावरण का संबंध स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा एक वास्तविक वस्तु का अवलोकन करते हुए उनका चित्र बनाने लगता है तो उसकी जो संकल्पनाएं हैं जो स्पष्ट होते हुए भी उनको विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करती है, जो कि बच्चों के आगे बढ़ने में विशेष रूप से सहायक होता है। यह बच्चों में विशेष प्रकार के कौशलों को विकसित करती हुई है। तो ये कुछ बातें हैं दृश्य कलाओं में, दृश्यकारी कलाओं में। और यहाँ पर और क्या इसमें विकास होता है, मुख्य कौशल अवलोकन का विकास होता है। वस्तुओं के निर्माण की समझ स्थापित हो जाती है। अपने चारों ओर जो उपस्थित जो कला है उसको प्रकट करना हम सीख जाते हैं, उसको समझना सीख जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। सहयोग को लेकर के एक टॉपिक है, चित्र में प्रयुक्त किए जाने वाले रूपकारों को आपसी संबंध जिनके द्वारा चित्र एक दिखाई देता था उनमें बिखराव ना आए। और सहयोग ये कहलाता है कि चित्र एक दिखाई देना चाहिए, बिखरा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो वो क्या है, सहयोग वाला आएगा। सहयोग द्वारा संयोजन में प्रस्तुत आकृतियों विषय वस्तुओं में भावनात्मक संबंध उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण चित्र में संपूर्णता आती है तथा निरर्थक जो बिखराव है इससे बचा जा सकता है। सहयोग का जो उद्देश्य क्या है कि एक ही कलाकृति में कई चीज़ों का आभास न हो और वो पूरी एक ओवरऑल एक यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट लगनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, सहयोग की भावना हो यहाँ पर हो जाएगी।
वर्ण सामंजस्य, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की जो वर्ण संगति है इसके चित्र में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। रंगों का विविधतापूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा चित्रों में एक रसता आ जाएगी। परंतु चित्र में उनका प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विविध रंगों के प्रयोग से कहीं वर्ण सामंजस्य का ह्रास तो नहीं हो रहा है। तो जब हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो रंगों का विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखना होता है। आप अपने यूट्यूब थंबनेल्स देखते होंगे, पीडीएफ क्वालिटीज़ देखती होंगी, तो आप वहाँ पर नोटिस करते होंगे कि अलग अलग चीज़ों में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और एक वो उसमें परफेक्टनेस लाने की कोशिश करी जाती है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाता है कि टेक्स्ट जो लिखा जा रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा कि वो उभर करके सामने आए और ठीक प्रकार से पढ़ने योग्य हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वो ध्यान में रखना होता है। चित्र में समान रंग भार वाली रंगतों को अपनाना चाहिए। सजातीय वर्ण संगति से सामंजस्य स्थापित करते रहना चाहिए और रंगतों को भी संतुलित ढंग से अपनाया जा सकता है। ये कुछ बातें हैं वर्ण के प्रमुख गुणों को लेकर के हम बात करते हैं। पहला बिंदु है रंगत को लेकर के। रंगत में देखिए, रंग वर्ण की प्रकृति होती है, जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन, इससे रंगों का अंतर स्पष्ट हो पाता है। तो रंगत उसमें अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। मान को लेकर के अगला बिंदु, तो मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल रंग या हल्का लाल। सफ़ेद रंग के मिश्रण से रंग के मान को बढ़ाया जा सकता है तथा काल के मिश्रण से यह मान घटाया जा सकता है। सफ़ेद रंग का मिश्रण अगर अपन करेंगे तो कलर क्या होगा, कोई भी कलर हो तो वो हल्का होने लगेगा। और काला कलर अगर अपन उसमें यूज करेंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट कर देना, काला कलर, तो ये काला कलर जो है ना, तो ये क्या करेंगे, इसका अगर उपयोग ज़्यादा करेंगे तो वो डार्क कलर में बदल जाएगा, तो घटाया जा सकता है कलर के मान को, मिश्रण को। इस प्रकार से सफ़ेद व काला की जो मात्र किसी भी रंग में मिला करके ही एक रंगत के विभिन्न रंग प्राप्त अपन कर सकते हैं। तो ये बात रही। इसके बाद में सघनता को लेकर के बात करते हैं, तो यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। जो रंग तीव्र व प्रखर होता है तो वह उतना ही उन्नत होता है, उतना ही शुद्ध होता है। जिस रंग में धूमिलता होगी वह कम सघन अथवा अशुद्ध होगा। किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा धूमिल रंग मिला देने से उसकी सघनता को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं यहाँ पर। वर्ण के प्रमुख भेदों की बात आती है तो मुख्य वर्ण और द्वितीयक वर्ण, और एक होते हैं समीपवर्ती वर्ण। तो मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? मुख्य वर्ण में है लाल, पीला, नीला। प्राथमिक वर्ण जो पूर्णतया शुद्ध हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं? किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है, जैसे लाल और नीला बैंगनी, लाल और पीला नारंगी। तो ऐसे दो रंगों को मिला करके बनते हैं। एक समीपवर्ती रंग होते हैं जो उन रंगों को कहते हैं जो एक श्रेणी या फिर जाति के रंग जिनमें विद्यमान रहते हैं, जैसे पीला नारंगी तथा नारंगी सभी पीला रंग उपस्थित जिसमें हो रहता है, तो वो रंग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में विरोधी एक वर्ण को लेकर के बात आती है कि किन्हीं दो मुख्य रंगों को मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त द्वितीयक रंग तथा शेष बचे मुख्य रंग एक दूसरे के विरोधी अथवा पूरक रंग कहलाते हैं। वर्ण चक्र में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे लाल का विरोधी हरा, नारंगी का पूरक या विरोधी नीला। तो ऐसे ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है रेखा के 3 प्रकार का उल्लेख व प्रभाव। एक तो सीधी खड़ी रेखा। यह रेखा धरातल पर सीधी ऊपर की ओर अंकित की जाती है। यह रेखा शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता, निश्चय व प्रगति के भाव दर्शाती है। क्षितिजाकार रेखा, तो यह धरातल पर सीधी पड़ी हुई अंकित की जाती है और यह रेखा शांत, निश्चेष्ट, विश्राम आदि के भाव अभिव्यक्त करती है। और तिरछी रेखाएं एक होती हैं। तिरछी रेखाओं की बात करते हैं तो इसमें देखिए वे रेखाएं जो क्षितिज से कोण बनाती हुई 80 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक ऐसा कुछ कोण बनाती हैं और अस्थिरता, वेग आदि को अभिव्यक्त करती है। तो ये बात है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं इस यूनिट में, जैसे पेस्टल क्या है। तो पेस्टल है सरल रूप में देखा जाए तो पेस्टल क्या है? विभिन्न प्रकार के अनुबंध रंजकों के स्टिक्स हैं जो कागज पर उपयोग करके पेंटिंग जिनको बनाते हैं। पेस्टल के जो रूप हैं, पेस्टल के 2 रूप आपको ध्यान रखने हैं, एक तो सूखा पेस्टल और एक तेलीय पेस्टल। सूखा पेस्टल भी 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर सूखा पेस्टल और एक मुलायम सूखा पेस्टल। कठोर सूखा पेस्टल उच्च संयोग क्रम रंग, बाह्य रेखा में प्रयुक्त रंग कम चमकीले और स्तरीय कारक अपेक्षित नहीं होता। और दूसरा यहाँ पर जो मुलायम कठोर रंग है, तो ये क्या है कि अधिक समायोजक कम रंग, बाह्य रेखा खींचने में प्रयुक्त
रंग चमकीले होते हैं, स्थिरीकारक अपेक्षित नहीं होते हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है इनकी। और तेलीय पेस्टल, जिसमें इनकी अनुरूपता जो मुलायम और रंग चमकीले इनके होते हैं और इनको मिलाना कठिन होता है, लेकिन चित्रकला में लयात्मक प्रभाव सर्जित करने के लिए कपड़े के टुकड़े का प्रयोग करके मिश्रित किया जा सकता है। इसके लिए स्थिरीकारक अपेक्षित नहीं है, रंगों को एक उचित रीति प्रदान करने के लिए ये अपेक्षित रहता है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं रंगने के लिए कुछ मज़ेदार प्रभावी विधियाँ। पहली है क्रेथन तकनीक। क्रेथन का प्रयोग करते समय यदि आप इसे धीरे धीरे दबाते हैं तो रंग पेस्टल होते हैं जो बिल्कुल कोमल हो सकते हैं। तो ये कुछ बात यहाँ ध्यान रखनी है क्रेथन के बारे में। और ग्राफिटो तकनीक जो है विभिन्न रंगों की सतहों पर आश्रित होती है। पहला यह हल्के रंग से कागज़ के शीट को ढकता है और फिर विभिन्न रंगों को कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है। अब हल्के रंग की काले क्रेथन से ढक देना चाहिए और फिर अब तीक्ष्ण धार वाली वस्तु से चित्रकला के काली सतह को इस प्रकार से खरोंचना कि नीचे का रंग उद्घाटित हो जाए। तो ये क्या है, ग्राफिटो तकनीक है। और उसके बाद में बेटिक एक तकनीक क्या है कि इसमें पहले मोम के क्रेयन के आकृति खींचना है, फिर जल रंगों पतले रंगीन स्याही से पृष्ठभूमि पेंट करना है। पानी मोम पर फिसल जाता है और इस प्रकार से आकृति दृश्य रह जाती है। पेस्टल तकनीक है अगली तकनीक। तो तेलीय पेस्टल क्रेयन किसी भी प्रकार की सतह पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, बर्तन इत्यादि। तो ये कुछ तकनीकें यहाँ ध्यान रखनी है। तान क्या होता है, रंग का गहरापन या हल्कापन, तो उसे क्या कहते हैं, तान कहते हैं। और तान के प्रयोग से द्विआयामी तथा त्रिआयामी चित्रभूमि रहती है, इसका प्रभाव उत्पन्न किया जाता है और इससे वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन का आभास हमें देखने को मिलता है। यथार्थ अंकन के लिए तान एक आवश्यक तत्व है। क्षय, वृद्धि, स्थितिजन्य, लघु चित्र आदि संयोजन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए तान का होना आवश्यक है। दूर, निकट तथा बड़ा, छोटा आदि को दर्शाने में तान महत्वपूर्ण है। और तान की उपस्थिति चित्र को भावात्मक पक्ष को भी सुदृढ़ बना देती है। इसी के साथ में पोत का क्या महत्व है, तो ये पोत जो रहता है ये विविधता अंतराल को गति प्रदान करके उनकी एक रसता को समाप्त किया जा सकता है। संयोजन सिद्धांतों का स्थापना में पोत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चिकने खुरदरे, रुई, तेल, पत्थर, पानी आदि का जो पोत है अंकलन पोत, अंगन पोत द्वारा रूपमेत भेद को प्राप्त किया जाता है और पोत से धरातल में रुचि उत्पन्न होती है। तो ऐसे कुछ बिंदु आपको ध्यान रख लेने हैं। वर्ण प्रभाव को लेकर के अगला टॉपिक आता है अपना। इसमें देखिए रंगों के मानसिक प्रभाव भी होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है। वर्ण भावनाओं के उद्दलित करने की शक्ति रखते हैं, अतः वर्ण के उन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया इन्हें उष्ण शीतल रंगों के रूप में वर्णित करते हैं। तो वर्ण प्रभाव ये कहलाता है। इसमें उष्ण रंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है, जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं, उनको बहुत देर तक देखने में नेत्रों में कठिनाई अनुभव होती है। तो ऐसे रंग उष्ण रंग कहलाते हैं, उष्ण वर्ण की श्रेणी में आते हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल आदि। और उष्ण जो रंग होते हैं, उष्ण रंगों के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, देखिए लाल रंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, उष्णता, प्रेम, कामुकता, आवेग आदि प्रभावों का द्योतक है। और जो पीलापन है ये प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता आदि प्रभावों का द्योतक है। नारंगी की बात करते हैं तो ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि प्रभावों का द्योतक है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में शीतल रंग की बात करते हैं। इसमें देखिए ये वे रंग हैं जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, और जैसे नीला, हरा आदि। शीतल रंगों के प्रभाव, तो नीला रंग क्या करेगा, शीतलता प्रदान करेगा। राजसी, सत्यता, शांति, निराशा, दुख, स्थिरता, दृढ़ता आदि प्रभावों का द्योतक है। हरा रंग क्या करता है, शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, खुशहाली आदि प्रभावों का द्योतक है। तो ये कुछ रंगों के प्रभाव आपको ध्यान रखने हैं। एक अगला टॉपिक अपना और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फड़ पेंटिंग क्या है। तो फड़ पेंटिंग भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित लोक कला की एक लोकप्रिय शैली है। चित्रकला की यह शैली परंपरागत फड़ के रूप में जानी जाती है। राजस्थान में स्थानीय देवता तथा वीर पुरुषों जैसे कि पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदला जी, कृष्णदला जी, रामदेव जी आदि की फड़वाचन परंपरा यहाँ की लोक जीवन शैली का अनूठा योग है। फड़वाचन का मतलब है एक कपड़े के ऊपर कुछ विशेष जो घटनाक्रम हुआ है लोक देवताओं के साथ में, किसी विशिष्ट
घटनाक्रम के बारे में, स्थिति विशेष के बारे में या जीवन परिचय के बारे में घटनाएं उसके ऊपर चित्रित करी जाती है कपड़े पर, तो वो क्या कहता है, फड़ चित्रण कहलाता है। 20 हाथ लंबी कपड़े की चित्रित इस फड़ में बाबूजी का अन्य किसी के जीवन वृत्त का संपूर्ण चित्र होता है। परंपरागत रूप से फड़ को वानस्पतिक चित्रों में चित्रित करते हैं। इस प्रकार से फड़ पेंटिंग को महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है फड़ पेंटिंग में। और त्रिआयामी दृश्य कलाओं की अपन कुछ बातें करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, त्रिआयामी अर्थात 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। मूर्ति के त्रिआयाम होने के कारण ही दर्शक शिल्प में सभी कोणों से देखता है। शिल्प के निर्माण हेतु कलाकार प्राचीन काल से ही अनेक माध्यमों को प्रयुक्त करता है, जिसमें मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, कांसा आदि प्रमुख और वर्तमान में कलाकार सृजन के प्रयास के साथ ही नवीन माध्यमों को प्रयुक्त करता है। फाइबर, कांच, सीमेंट, कपड़े, रस्सी, कागज आदि को भी सृजन कर रहा होता है। तो ये त्रिआयामी दृश्य कलाओं में कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक अपना आता है राजस्थानी पेच वर्क को लेकर के। प्राचीन काल में दादी नानी कपड़ों की कतरनों की पोटलियाँ खोलती और अपने हाथों से घर में उपलब्ध चादर, गुदड़ियाँ और नया रूप देने में उद्देश्य से सुई की सहायता से पेच लगाती थी। सुई एवं विविध रंगों के धागों से विभिन्न प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिलाकर के पुराने कपड़ों से जो दादी नानियाँ अपने गुदड़ियाँ बना लेती थी, तो वो जो टाँके लगाती थी वो थोड़ा सा पेच वर्क के अंतर्गत आएगा। इसमें आधुनिक युग में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं प्रचलन में नहीं होने के कारण बहुत समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। इस कारण पेच वर्क का उपयोग इतना कम हो गया है और इसका अधिक उपयोग अब नहीं होता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर पेच वर्क के बारे में ध्यान रखनी है। और अगला टॉपिक आता है अपना मरण शिल्प। मरण शिल्प क्या है कि पकाई गई मिट्टी की मूर्ति को मरण शिल्प कहा जाता है। पकाई गई मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के माध्यम से कल्पना को यथार्थ रूप में साकार किया जाता है और मिट्टी के शिल्पों को तैयार करने के उपरांत मजबूती हेतु उनको पकाया जाता है। जिस प्रकार से मटके, जो दिए वगैरह ये जो पकाए जाते हैं उनकी तरह ही इस जो पकी हुई मरण आकृतियाँ हैं इनको टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहते हैं ये प्रश्न आ सकता है। मरण शिल्प किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट है सारे। और मिट्टी तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री, यहाँ पर आता है सर्वप्रथम क्या करेंगे, सूखी चिकनी मिट्टी लेकर के उसे लकड़ी के गट्टे से कूट करके छलनी के माध्यम से कंकड़, पत्थर, तिनके आदि अशुद्धियों को दूर कर लेंगे और मिट्टी को बारीक कर देंगे। छनी हुई मिट्टी में थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा व थोड़े से गधे की लीद मिलाई जाती है, गधे या फिर घोड़े की लीद मिलाई जाती है। और मिट्टी के अच्छी तरह से गल जाने के बाद में मिट्टी को आटे की तरह थोड़ा सा सख्त गूंथने पर शिल्प हेतु मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये मिट्टी तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। मरण शिल्प बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। उभारदार शिल्प बनाने के लिए आंगन, गत्ता, प्लाईवुड आदि को काम में लिया जा सकता है। सर्वप्रथम मिट्टी से आधा इंच के लगभग मोटाई लिए हुए एक मनवांछित ज्यामितीय आकृति का प्लेट उक्त धरातल पर तैयार करना है। फिर प्लेट पर मनचाही आकृति का किसी नुकीली वस्तु से सांकेतिक अंकन करना है। तत्पश्चात थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के अंकित आकृति को तैयार करना है। अंत में पानी का हाथ घुमा करके सफाई देनी है। अतिरिक्त मिट्टी को कलाकृति के पास से हटा लें और शिल्प को सूखने के लिए छाया में सुरक्षित रख दें। और त्रिआयामी मणिशिल्प निर्माण को चाक का प्रयोग किया जाता है इसमें, और चाक के बिना भी आकारों का निर्माण किया जा सकता है। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है इसके बारे में। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, इसे ज़रूर से मत भूल जाना, ज़रूर से याद कर लेना है इसको। पेपर मैसी तैयार करने की विधि। पेपर मैसी, आपने डूमले का नाम सुना होगा आपने, जो कागज़ को गला करके फिर तैयार करा जाता है तो पेपर से। पेपर मैसी सामग्री के लिए यहाँ पर सामग्री की बात करते हैं तो बनाने के लिए अनुपयोगी पुराने अखबार, कागज़, पुरानी मटकी, गोंद, रुई, चाक, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, कूटने के लिए इमाम दस्ता या पत्थर, पानी, बाल्टी आदि की सामग्री की ज़रूरत अपने को पड़ने वाली है। सबसे पहले क्या करना है, अखबार के जो कागज़ हैं इनको छोटे छोटे टुकड़े करके इनको पुरानी मटकी, बाल्टी में पानी डाल करके 5-7 दिन के लिए इनको गलने के लिए छोड़ देना है। 5-7 दिन में गल जाने के बाद अखबार को निकाल करके निचोड़ करके उन्हें किसी पक्के फर्श पर पत्थर अथवा इमाम दस्ते में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कूट करके बारीक कर लेना है। आटे की इस तरह से गुथी हुई परेशानी
शिल्प बनाने के लिए तैयार कर हो जाती है ये। और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं कि डूमले बनाने में उसको काम में ले सकते हैं, जो कह सकते हैं कि भगोना टाइप बन जाता है आकृति, एक गमले के पीछे उसको सुखा करके ऐसे डूमले बना सकते हैं और भी अलग अलग आकृतियाँ उसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गुथी हुई चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसको कागज़ का जो गुथा हुआ जिस तरह से आटे की तरह गूँथ लेते हैं ना, तो वैसे ही इसको गूँथ करके फिर अपना शिल्प बना लेना है। जो भी आकृति आपको बना ली है तो वो क्या रहेगी, एक तो हल्की रहेगी और एक क्या रहेगा उसमें आप मनचाही आकृति इस तरह से दे सकते हैं। तो ये बात रही इसके पेपर मेसी के बारे में। अगला अपना यूनिट, चौथा यूनिट, जो कि 8 नंबर का यूनिट है, जिसमें प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में बात करी गई है। प्रदर्शनकारी कलाएं क्या होती हैं, तो प्रदर्शन कला के अंतर्गत वे सभी कलाएं समाहित रहती हैं जिन्हें आंगिक, वाचिक तथा आहार्य तथा सात्विक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और साधारणतः जिन्हें देखा, सुना या फिर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऐसी सभी जो कलाएं हैं ये प्रदर्शन कलाओं के रूप में शामिल इनको करते हैं। प्रदर्शनकारी कलाओं की जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में ध्यान रखना है कि अभिव्यक्ति के अवसर यहाँ पर श्रवण, अवलोकन और अन्वेषण इनमें रहता है। संगीत की बात आती है तो गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहा जाता है। संगीत के दो रूप होते हैं, एक तो क्रियात्मक संगीत और एक संगीत शास्त्र। क्रियात्मक संगीत क्या है कि क्रियात्मक संगीत में गायन, वादन और नृत्य की क्रियाएं होती हैं, जैसे लोरी, बालगीत, प्रार्थना, ईश्वर वंदना, सांस्कृतिक समारोह में नृत्य, वादन आदि इसमें आते हैं क्रियात्मक में। और संगीत शास्त्र में आते हैं, इसमें संगीत, ध्वनि, स्वर, लय, ताल और संगीत के इतिहास आदि का अध्ययन इसमें करते हैं। स्वर ताल के बारे में भी छोटा टॉपिक रहता है एक। स्वर किसे कहते हैं, श्रुतियों से उत्पन्न वह स्वयंभू नाद जिसमें अनुरंजन हो, मन का रंजन हो और कर्ण प्रिय हो, तो वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। अर्थात कंपन तथा नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्ण प्रिय मधुर ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वर के प्रकार, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, विकृत स्वर। ताल की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने संगीत में काल समय के नापने के साधन को ताल कहा है। और ताल शब्द तल धातु से बना है, जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते रहते हैं। तो ताल और स्वर के बारे में कुछ बातें ये ध्यान रखनी है। एक छोटा टॉपिक अपने मात्रा को लेकर आता है। मात्रा क्या है, तो ताल मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल की वह हिस्सा है जो मात्राओं के योग से ही समस्त तालों की रचना होती है। मात्रा जो है वो ताल का ही हिस्सा है और इससे समस्त तालों की रचना हो पाती है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। वाद्य के बारे में अपना अगला टॉपिक आता है। वाद्य किसे कहते हैं, वाद्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह है वादनीय या बजाने योग्य यंत्र विशेष। यह शब्द वद धातु से उत्पन्न हुआ है। वद नीति वाद्यम, जो बोलता है वही वस्तुतः वाद्य है। ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्य में हमें स्वरों और उनमें बंधे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई भी देता है। वाद्य वादन की सफलता को स्पष्ट करता है और प्राचीन सभ्यताओं में संगीत कला व वाद्यों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन चित्रकला व मूर्तिकला के ऐसे कई उदाहरण प्राप्त अपने को होते हैं जिनसे विभिन्न वाद्यों की जानकारी मिलती है तथा डमरू, वीणा, बंसी, घंटा, शंख, ढोल, नगाड़े, घुंघरू आदि इसके उदाहरण रहते हैं। वाद्यों के, वाद्य यंत्रों की बात यहाँ पर हो रही है। और वाद्य यंत्रों के प्रकारों की अपन बात कर लेते हैं तो एक तो क्या है, तंतु वाद्य, दूसरा है अवनद वाद्य, तीसरा है सुशिर वाद्य, चौथा है घन वाद्य। अब हम बात करते हैं तंतु वाद्य क्या होता है। ऐसा स्वर वाद्य जिसमें तार द्वारा स्वर उत्पन्न करते हैं तो वो तंतु या तार से आप उदाहरण लेंगे तो वीणा, सितार, एकतारा, वायलिन आदि। अवनद वाद्य चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र जिन पर आघात करके बजाया जाता है, जैसे ढोल, चंग, डमरू, नगाड़ा, डफली आदि। सुशिर वाद्य हवा या फूंक से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो सुशिर वाद्य आएंगे, जैसे शंख, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शहनाई आदि। घन वाद्य तो मिट्टी, धातु, लकड़ी आदि से बने जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे जिनको चोट या फिर आघात द्वारा बजाया जाता है, तो घुंघरू, घंटा, मंजीरा, घड़ताल आदि। तो ये क्या कहते हैं, मिट्टी, घन धातु आदि लकड़ी की अलग अलग धातुओं से ये बने रहते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। लोक नृत्य का अपना एक अगला टॉपिक रहता है। लोक नृत्य क्या है, तो नृत्य के वे प्रकार जो क्षेत्रीयता से रसे बसे हों लोक नृत्य कहलाते हैं। वर्तमान समय में तीव्र गति से भागती दौड़ती दुनिया ने अपने रंगों से रचे बसे इन लोक कलाओं को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है। हमारी जो पारंपरिक जो संस्कृति है वो हम भूलते जा रहे हैं। लोक नृत्य एक ऐसी परंपरा रही है जो हमारे दैनिक और जो अक्षुण्ण सांस्कृतिक विरासत है, जो इसके उत्सव हैं, इनके साथ में
स्वर चलने वाली रही है। राजस्थान आज भी सभी प्रकार के नृत्यों का क्रीड़ा स्थल रहा है और उक्त प्रकार के नृत्यों की अनेक परंपराएं यहाँ पर विद्यमान हैं। इनमें इनमें मारवाड़ की कठपुतली, डिब्या, तेरताली, रावण हत्ता, बीकानेर का रास, अग्नि नृत्य, शेखावटी की कच्ची घोड़ी, जालौर का ढोलना, मेवाड़ी की गवरी, घूमर और भवाई नृत्य आदि प्रसिद्ध हैं, जो वास्तव में हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। तो ये कुछ उदाहरण भी ध्यान रखना है। अब हम कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। एक बड़ा प्रश्न आ सकता है निबंधात्मक, आपको अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में बताइए, या फिर छोटा प्रश्न आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और अब की बार भी चांसेस हैं कि आपको ये वाला प्रश्न देखने को मिले लोक नृत्य का, तो ध्यान से पढ़ना है। घूमर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। राजस्थान में घूमर नृत्य सब जगह नाचा जाता है। गणगौर, तीज, दुर्गाष्टमी, होली पर यह सभी जिलों की महिलाएं घूमर की झन झनन में मस्त हो जाती है। इस नृत्य में ढोल और चंग बजाने वाले की चारों ओर स्त्रियां घेरा डाल लेती है और अपने पैर में बंधे बिच्छुओं की संगत ढोल वाले से मिला लेती है, और हाथ पे थाली लेकर घूंघट निकाल करके घूमती हुई नाचती है। जयपुर, जोधपुर घूमर के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो ये घूमर के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में तेरह ताली नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो यह नृत्य राजस्थान में मारवाड़ में कहे जाने वाले रामदेव जी की प्रजारियों द्वारा ताल और लय के आधार पर नाचे जाने वाला आकर्षक नृत्य है। एक स्त्री अपने पैर पर 7 मंजीरें, दोनों हाथों पर 2-2 और ललाट पर एक मंजीरा बांध करके, मुंह में तलवार दबाकर, सर पर दीपक रखकर, एक हाथ के इशारे से रामदेव जी के भजन गाती हुई दर्शकों को चकित कर देती है। इसके साथ दो पुरुष एक तारा पर भजन करते हुए संगीत करते हैं। दर्शकों के मनोरंजन के लिए कभी कभी ये गाय का दूध दोहना, रोटी बनाना, बच्चे को दूध पिलाना आदि प्रदर्शन भी बड़ी खूबी से करते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगला है बुआई नृत्य। बुआई नृत्य में देखिए, यह नृत्य वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक हिस्सों में नाचा जाता है, किंतु मेवाड़ के भीलों के भाट इसका बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शन करते हैं। भाट अपने सिर पर 7 या फिर इससे अधिक घड़े एक के ऊपर एक लगा करके रखते हैं, और पैरों में घुंघरू बांध करके अपने हाथों में दीपक एवं चंग और झांझ के झनकार के साथ में नाचना आरंभ करता है। इस प्रकार से यह नृत्य के कई भाव जैसे पूजा, पनघट, होली आदि के प्रदर्शन इस खूबी से प्रदर्शित करता है, और देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये बुआई नृत्य हो गया। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो इसमें क्या रहता है, विशेष करके ये शेखावाटी की तरफ के निवासी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं इस नृत्य के झांझ और ढोल इसमें बजता है, और 5-7 पुरुषों का एक गिरोह है काष्ठ की घोड़ियों को अपने कमर में बांध करके तुरी कलगी नृत्य करते हैं। लकड़ी की जो घोड़ी है वो पहन करके इस तरह से, और विविध नृत्य करते हैं जिसमें पट्टाबाजी, सेठ और ब्राह्मण की बड़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने में यह कच्ची घोड़ी नाचने वाले गुप्तचरों का कार्य करते थे, और इसी वेशभूषा में दुश्मनों के खेमों में पहुंच करके मनोरंजन द्वारा उनका दिल बटा करके जानकारी ले लेते थे और अपने खेमों में लौट जाते थे। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य हो के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख लोकगीतों के बारे में। केसरिया बालम महत्वपूर्ण लोकगीत तो मांड गायन शैली से संबंधित है। तो केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, यह मांड गायन विश्व भर में राजस्थान की पहचान बन गया है। मांड गायन शैली राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों की श्रेणी में आता है। राजस्थान में मांड गायकी ने अनेक स्वरूप प्रचलित हैं, जिनमें श्रृंगारिक भाव की विशेषता है। कुछ तो मांड गायकी ऐसी हैं जो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं के लिए गाई जाती थी। तो ये आपको केसरिया बालम के बारे में ध्यान रखना है। मांड गायन शैली के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगला गीत है कुर्जा। कुर्जा गीत क्या है? कुर्जा एक सारस जैसा श्वेत सुंदर पक्षी होता है। ये आकाश में बहुत ऊंचे कतार में उड़ते हैं। कुर्जा को संदेश वाहक के प्रतीकात्मक स्वरूप का वर्णन भारतीय साहित्य में मिलता है, जहाँ नायिका किसी के माध्यम से अपनी बात प्रिय तक पहुँचाने का प्रयास करती है तो कुर्जा गीत गाया जाता है। इस राजस्थानी लोकगीतों में कुर्जा पक्षी के द्वारा ढोला मारू के प्रसंग में मन की बात भिजवाने का उल्लेख मिलता है। और ये गाना कैसा है, ये गीत कैसा है? कुर्जा मारी भंवर मिला दीजिए, कुर्जा मारी हालोनी बादिलारे देश। तो ये किस प्रकार का गीत है। अगला गीत है गोरबंद। गोरबंद क्या राजस्थान का लोकप्रिय गीत है। वस्तुतः गोरबंद ऊँट की सजावट करते समय पलान के पास
यह ऊँट की गर्दन पर बांधा जाता है। इस गीत में ऊँट का श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है। इस गीत में ममत्व है। इसके शब्द बहुत हृदयस्पर्शी हैं। यह राजस्थान वासियों के पशु प्रेमी होने को भी दर्शाता है। यह गीत प्राय राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। अजमेर क्षेत्र के सांसी कंजर भी इसे गाते हैं। मारवाड़ की ओर घूमर नृत्य के साथ भी इसे गाया जाता है। लडली लूमा झूमा मारे गोरबंद नखराड़ो, इस प्रकार से यह गीत रहता है। अब एक छोटा टॉपिक और आता है अलंकार को लेकर के। अलंकारों में देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजाना। जिस प्रकार से आभूषणों द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकारों के माध्यम से गायन वादन की शोभा बढ़ती है। स्वरों की विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहा जाता है। अलंकार में स्वरों का क्रम उल्ट पुल्ट करके रखा जाता है, अतः उन्हें पलटा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एंडिंग और स्टार्टिंग जो वर्डिंग की है उनको थोड़ा सा चेंज करके गाने आप सुनते हैं किस प्रकार से, कभी लाइन जो एक नॉर्मल अपन पढ़ने में लाइन्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सीधे रूप में लिखी रहती है, बट गानों में लास्ट वाला पार्ट पहले सुनने को मिल जाता है, कभी पहले वाला पार्ट लास्ट में, इस तरह से बीच में। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा राइमिंग करने के लिए वहाँ पर अलंकारों का प्रयोग करते हैं। प्रथम प्रवेश पाते ही विद्यार्थियों के कंठ को या फिर अंगुलियों को सुधारने हेतु अलंकार ही करवाए जाते हैं, जिसके अभ्यास करने से स्वर, आलाप, तान विस्तार करने की शक्ति का माधुर्य बढ़ता है। और जैसे आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, वैसे ही आभूषण जैसे सुहाग की निशानी है, वैसे ही संगीत को अलंकार सुसज्जित करते हैं, अर्थात गाने का राग स्थापित करने के लिए अलंकार से ही उसको विभूषित किया जाता है। ये कुछ बातें यहाँ अलंकार के बारे में ध्यान रखनी है। भारतीय वाद्यों की श्रेणियों के बारे में एक छोटा टॉपिक रहता है। इसमें देखिए 4 श्रेणियां हैं: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अनवद वाद्य और घन वाद्य। यह जो घन वाद्य हैं, इसकी श्रेणी में चोट या फिर आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में जल तरंग, मंजीरा, झांझ, करताल, घंटा तरंग, पियानो आदि आते हैं। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। और एक छोटा टॉपिक यहाँ पर और रहता है अलगोजा और मंजीरा के बारे में। अलगोजा के बारे में देखिए, सबसे पहले अलगोजा क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध फूंक वाद्य अलगोजा है। बांसुरी की तरह छिद्रयुक्त होता है। वादक 2 अलगोजे मुंह में रख करके एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है और दूसरे अलगोजे पर वादन किया जाता है। यह वाद्य केर, बांस, सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। यह वाद्य यंत्र जो है केर या फिर बांस या फिर सुपारी की लकड़ी से बनता है। मंजीरा की बात करते हैं तो मंजीरा जो है वो धातु के 2 गोले कटोरी नुमा छोटे गोलाकार टुकड़ों से बने होते हैं। इसके मध्य छेद होते हैं। दोनों टुकड़ों को पृथक पृथक हाथों से पकड़ करके बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। और ढोल का सांस्कृतिक महत्व की अपन बात करते हैं। ढोल भी ढोलक की तरह ही एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। राजस्थान के कई लोक नृत्यों में यह बजाया जाता है। ढोल का जो थोड़ा थाली व बाकिया है, ढोल का जो जोड़ा है वो क्या है? थाली और बाकिया है। ढोल धातु से निर्मित बेलनाकार आकृति वाला खोखला वाद्य यंत्र होता है, जो कि दोनों ओर से चमड़े से बना होता है। यह करीब 4 निस्त लंबा और 3 लिस्त चौड़ा होता है। एक इस पर क्या बकरे की छाल चढ़ती होती है। सूत की रस्सी या फिर सन की रस्सी से इसको कसा जाता है। इसकी आवाज़ गंभीर होती है। दोनों हाथों से आघात या फिर लकड़ी की सहायता से वादन इस पर किया जाता है। उस पर चोट मार करके फिर साउंड निकलता है। तो ये हो गया राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य कौन कौन से हैं। तो वो देखिए, कमाई का वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो स्वरों में गूंज और गंभीरता के कारण कमाइका की ध्वनि का प्रभाव कुछ अलग प्रकार का होता है। इसमें 27 तार होते हैं। इसका आकार सारंगी से काफ़ी अलग होता है। यह मांगणियार जाति के लोक गायकों द्वारा प्रमुख व प्रतिनिधि वाद्य है। यह गज से बनने वाला तंतु होता है और इसके निचले भाग में शीशम की लकड़ी की गोलाकार तबली लगी होती है, जिसके ऊपर खाल मड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग डांड पर तात के तार चढ़े होते हैं, जिस पर गज द्वारा घर्षण करने पर वह एक दूसरे के हाथ की अंगुलियों से तार दबाने पर ध्वनि इसमें निकलती है। तो ये कमाई का वाद्य यंत्र की बात हो रही है। और इसके बाद में है करताल में देखिए, करताल बनाने के लिए सामान्यतः राजस्थान में पैदा होने वाले खेर और बबूल की जो लकड़ी है इसका उपयोग किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र के 2 भाग होते हैं। एक भाग हाथ के अंगूठे के आंतरिक भाग पर और दूसरा भाग चारों अंगुलियों की हथेलियों के बीच में रख करके बजाया जाता है।
मीराबाई के चित्रों में एक हाथ में एकतारा और दूसरे में करताल दृष्टिगोचर होता है, तो ये करताल हो गया। इसके बाद में एकतारा, प्राचीन वाद्य एकतारा भारत का अति लोकप्रिय तंतु वाद्य है। गोल तुम्बे में 2-3 हाथ का एक बांस जोड़ दिया जाता है। तुम्बे के ऊपरी भाग को काट करके उसके ऊपर चमड़े से मढ़ देते हैं। उसके ऊपर बांस में लगी खूंटियों की सहायता से एक लोहे का तार चढ़ा दिया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से बजाते हुए स्वर देने के लिए प्रयुक्त होता है। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई के हाथ में एकतारा शोभायमान रहता है। तो ये एकतारा के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इस तरह से ये अपना टॉपिक यहाँ पर रहा। इसके बाद में अंतिम यूनिट की बात करते हैं, जो कि आपका 5वां यूनिट है और ये 4 नंबर का यूनिट है। भारतीय कला इतिहास के परिचय के बारे में कुछ टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। पहला बिंदु देखिए, भारत में लोक नाट्य कला के विकास के बारे में ही अपने को बात करनी है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व की कालावधि में कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं अस्तित्व में आई हैं, परंतु इनके निश्चित रूप होने की जो अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी कारण से इस कला में लोक तथा पारस्परिक जो लिहाज है इससे जाना जाता है इसको, अर्थात वह नाट्य कला जो केवल मौखिक माध्यमों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आई है, तो वो यहाँ पर है लोक नाट्य में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन के ज्ञान क्षेत्र में भी पारंपरिक नाट्य कला के रूप में एक बाह्य परिवर्तन आया है। शास्त्रीय नाट्य कला का जो स्वरूप है वह बहुत ही जटिल, सरल और जड़ था। वही लोक नाट्य कला की विपरीत जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं प्रदर्शन के ज्ञान के क्षेत्र में भी पारस्परिक नाट्य कला के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शास्त्रीय नाट्य कला का जो स्वरूप है बहुत ही जटिल, सख्त और जड़ रहा है, और वही लोक नाट्य कला की जो उत्पत्ति है ये भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हुई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मनोरंजन। और इसका जो व्याकरण का नियम है वो प्राथमिक नहीं था, हालांकि लोक नाट्य में भी संगीत, माइम, नृत्य, कथन आदि तत्व इसमें मौजूद थे। परिवर्तन का एक और कारक विदेशी आक्रमण रहा है। मध्यकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कई बार आक्रमण हुए हैं। प्रथा के विपरीत यहाँ पर आक्रमणकारियों ने बसेरा स्थापित कर लिया और भारतीय संस्कृति व विरासत का स्वरूप निर्धारित और मध्य एशियाई संस्कृति का महान संलयन हुआ, जिसका प्रभाव नाट्य कला के दोनों ही पहलुओं में देखा गया, विषय वस्तु में भी और प्रदर्शन स्वरूप में भी। इस प्रक्रिया से प्रदर्शन के रूप में कलाओं का एक कैलाइडोस्कोप उभर के आया, जिसे लोक नाट्य कहा जाने लगा। अब कैलाइडोस्कोप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बहुरूप दर्शन निकल के आया, अलग अलग रूप आए, जिसको क्या कहते हैं? लोक नाट्य कहते हैं। ये बात रही यहाँ पे। उसके बाद में एक अगला टॉपिक आता है, अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने इस बारे में क्या कहा है। तो अवनिंद्रनाथ ठाकुर की कला वॉश पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। इन्होंने भारत माता नामक चित्र सन 1905 में बनाया। वॉश पद्धति क्या है? तो इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग होता है, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास होता है, नाटकीय प्रभाव भी रहता है, इसमें स्वदेशी विदेशी कला का सामंजस्य भी रहता है। तो ये सारी बात रही। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अमृता शेरगिल के चित्रों की विशेषताएं, 2 विशेषताएं ध्यान रखनी है। उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक विविध रंग मिलते हैं, और इनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नवलता, रेखा छंद और रंगों की सबल ये चेतना इसके अंतर्गत देखने को अपने को मिलती है। तो ये अमृता शेरगिल के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। राजस्थानी शैली में चित्रित वेशभूषा में कौन से वस्त्र आते हैं? तो पुरुषों के वस्त्र ध्यान रखने हैं और स्त्रियों के वस्त्र ध्यान रखने हैं। पुरुषों के वस्त्र में घेरदार चुनरी, जामा, पायजामा, कमर का पटका, पगड़ी धारण करे हुए, और नारी आकृतियों में घाघरा, चोली या कुर्ता, दुपट्टा, पारदर्शी चुन्नी। तो ये राजस्थानी शैली में ऐसे चित्र वेशभूषा अपने को देखने को मिलती है। एक यहाँ पर विशेषता अपने को और ध्यान रखनी है, शाहजहाँकालीन चित्र शैलियों की विशेषताएं। दरबारी जो शिष्टाचार हैं, दरबारी शिष्टाचार, तो बाह्य तड़क भड़क पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस समय के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव का भी ध्यान पड़ता था। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ ध्यान रखना है। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी शैली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर देखिए, राजस्थान प्रदेश में चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा इसमें रही है। 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैक शैली की परंपरा में नया क्लेवर लेकर के राजस्थान में जो कला विकसित हुई है उसे राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच में हुआ। इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है यह विकास 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य हुआ। उत्पत्ति इसकी जैन चित्रशैली
उत्पत्ति क्या है, जैन चित्रशैली अपभ्रंश से इसकी मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख शैलियों की विशेषताओं के रूप में कुछ बातें ध्यान रखनी है। हम अलग अलग शैलियों की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला बिंदु आता है मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली का जो आरंभिक क्षेत्र है वो क्या है, चावंड रहा है। इसके आरंभिक चित्र जैन शैली से प्रेरित रहे हैं और मेवाड़ शैली में पुरुष आकृतियों की यहाँ पर लंबी, चेहरा गोल, अंडाकार रहा है। चितुक और गर्दन भारी व पुष्ट है। मुख पर मूछ तथा विशाल नेत्र हैं, बड़ी बड़ी मूछ और विशाल नेत्र। स्त्रियों की मीनाकृति आँखें, मछली के जैसी आँखें, ठिगना कद, भरी हुई चिबुक, खुले हुए होठ, नासिका नथयुक्त, कपोलों पर झूलते बाल। और यहाँ रंगों की विविधता रही है। वृक्षों का चित्रण स्वाभाविक रहा है और पशुओं में हाथी, घोड़े, शेर, हिरण और पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर, बगुला, सारस आदि का चित्रण बहुलता से देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली की बात रही। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी शैली को लेकर की। बूंदी शैली में ध्यान रखना है कि स्त्रियों के रूप में चित्रण इसमें किया गया है और छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका और भरे हुए कपोल। उनकी वेशभूषा में प्राय पायजामा और उस पर पारदर्शी वृक्षों, लताओं, जो पद्म सरोवर हैं, मछली, अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण है। प्रभावी रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कोटा शैली के बारे में। इस शैली में नर नारियों की अंग प्रत्यंगों का अंग पुष्ट एवं प्रभावशाली बना है। भारी और गठीला शरीर, द्विप्ति युक्त चेहरा, मोटे नेत्र, तीखी नाक, पगड़ियाँ और अंगरखों से युक्त चित्रण देखने को मिलता है, उल्लेखनीय है। और इस शैली की आखेट दृश्य इसमें प्रसिद्ध हैं। तो कोटा शैली के आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है। जोधपुर शैली की बात करते हैं तो जोधपुर शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, उनके गलगुच्छ, ऊंची शिखराकार पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण प्रभावशाली हैं। स्त्रियों में अंग प्रत्यंगों का अंकन भी गठीला है। बादाम सी आँख और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है। तो बादाम सी आँख वाली की बात यहाँ पर करी गई है। बीकानेर शैली की बात करते हैं तो इसमें उदात्त कल्पना, लयबद्ध सूक्ष्म रेखांकन, मंद व सुकुमार रंग योजना की विशिष्टता के लिए ये प्रसिद्ध है। पुरुष जो मुखाकृतियाँ हैं ये चौड़ा माथा, लंबे केश, दाढ़ी, मूछें से युक्त वीर भाव के लिए बनाया गया है। स्त्री आकृतियाँ जो है इकहरी शरीर वाली, खंजन पक्षी के तीखे नेत्र जैसी आँखें, पतली कलाइयाँ, वक्ष कम उभरा हुआ इस तरह से है। और स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल व राजपूती सम्मिश्रण देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं। किशनगढ़ शैली में सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। पतला लंबा चेहरा, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक, लंबे छरहरे बदन वाली कमल नयन आदि नारी जो आकृतियां हैं इनका चित्रण देखने को मिलता है इस शैली में। और इस शैली की विशिष्टता है ये चित्र शैलियाँ। यहाँ के राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी और सावंत सिंह के प्रेम भाव को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है, बनी ठनी है। और ये किस बारे में बात रही है, यहाँ पर सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी के बारे में बातचीत रही है, जिसे क्या कहते हैं, बनी ठनी कहते हैं। तो ये कुछ बातें इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जयपुर शैली के बारे में बात करते हैं। तो इस शैली में पुरुषाकृतियाँ मध्यम कद काठी वाली, गोल चेहरे वाली, ऊंचा ललाट, छोटी नाक, मोटे अधर, मांसल चिबुक, मीनाकृति नयन, मछली जैसी आंखें आदि से युक्त चित्रित किया गया है। वे वस्त्राभूषणों में मुगलिया जामा, कमर पर पटका और पजामे से युक्त चित्रित किए हैं। स्त्री आकृतियों में मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली अधर, अलंकृत राजस्थानी मुगल मिश्रित वस्त्राभूषण से युक्त चित्रित अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये जयपुर शैली के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुगल शैली के बारे में। प्रमुख केंद्र इसका दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। मुगलकालीन चित्रकला के इतिहास में जहांगीर के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है और इसे इसका स्वर्णकाल कहा गया है, जहांगीर को। और मुगल चित्रशैली पर ईरानी, भारतीय, यूरोपीय शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय कला मंदिर को लेकर के छोटा टॉपिक रहता है। तो भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं में
भित्ति चित्रों, भारतीय कला मंदिर इनको कहा जाता है। भारतीय कला मंदिर अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों को कहा जाता है। अजंता की चित्रण विधि की बात करते हैं तो अजंता के भित्ति चित्रण विशिष्ट तकनीक से बने हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके उनकी दीवारों पर खड़िया, गोबर, बारीक बजरी आदि का लेप तैयार करके गुफा की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता था। गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों द्वारा चित्रण किया जाता था और काले रंग के लिए काजल को काम में लिया जाता था। तो ये कुछ बातें इनकी ध्यान रखनी है। और अजंता के चित्र रेखा प्रधान हैं। चित्रकारों ने रेखीय सौंदर्य को महत्व दिया है। केवल कुछ ही रेखाओं से संपूर्ण मनोभावों को व्यक्त करने में अजंता के चित्र अनुपम उदाहरण हैं। ये रेखाएं लयात्मक, प्रवाहमान, कोमल, लोचयुक्त होने के साथ साथ ही उभार, घनत्व और गोलाई लिए हुए हैं। रेखाएं भावों के अनुरूप सृजित हुई हैं। ये रेखाएं जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को प्रकट करने वाली होती हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की जातक कथाओं का विस्तार देखने को मिलता है, किंतु वर्तमान में गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2 में चित्र सुरक्षित हैं, बाकी में नहीं हैं। इन चित्रों में बोधित्व पद्मपाणि, बोधित्व वज्रपाणि, महाहंस जातक, कपि जातक, सर्वनाथ और मार विजय, छदंत जातक आदि ये यहाँ पर सुरक्षित है। ये बात रही। और मरणासन राजकुमारी का चित्र भी यहाँ पर है। तो ये क्या रहता है, यहाँ पर एक राजकुमारी की भावभंगिमा, मुद्राएं और अलसता की डूबी देह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। परिचायिकाएं सेवारत है। चारों ओर जीवन के प्रति निराशा व्याप्त है। मृत्यु के भय से कपकपाते हुए होठ, झुकती हुई गर्दन, गिरती पलकें, आंखों से बढ़ते हुए आंसू, लटकते हुए बाहों, चारों ओर व्याकुलता दर्शा रहे हैं। इसमें करुणा की प्रकाष्ठा है। यह गुफा संख्या 16 का चित्र है। तो मरणासन राजकुमारी चित्र के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के जो मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ की बात होती है तो वह सिंहस्थ परगना से लिया गया है। सिंह शीर्षस्थ परगवा से लिया गया है। ये बात रही। कांसे की जो नर्तकी है ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। 1 नंबर के छोटे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि कांसे की नर्तकी कहाँ प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो में। मूर्ति की बात करते हैं, किसी भी धातु, अष्ट धातु या फिर कृत्रिम धातु, रंग, कांच और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची व पकाई मिट्टी, मोम, लाख, हाथी दांत, लकड़ी, कागज की लुगदी आदि को उनके स्वभाव के अनुसार गढ़ करके, खोद करके, पीट करके बनाई गई जो आकृति है इसको क्या कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। ये बात क्लियर कर लेनी है। ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियों की बात आती है, जयपुर, अलवर, उनियारा व शेखावटी। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, देसूरी, सावर, शाहपुरा, भूमठ। अगला टॉपिक, एक यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, छोटा पॉइंट। शोकाकुल स्त्री का चित्र बाघ की चौथी गुफा के दरवाजे पर अंकित है। इसमें दुखपूर्ण मुद्रा में एक उच्च वर्गीय नारी का चित्रण है। बाघ गुफाओं की जो चित्र शैली है यह अजंता शैली का आधार रूप है, जो कि भगवान बुद्ध के पवित्र जीवन से संबंधित है। और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित ये बात ध्यान रखनी है। जादू टोने के चित्र दक्षिणी भारत के स्थित वायनाड के एडकल की गुफा में बने हैं। कौन? जादू टोने के चित्र दक्षिणी भारत में। मरते हुए भैंसे का चित्र सिंघनपुर गुफा में है। मरता हुआ भैंसे का चित्र, अब देख लो ये कौन कलाकार था इतना खतरनाक, तो मरते हुए भैंसे का चित्र बना दिया भाई इसने। प्रागैतिहासिक चित्रों में लाल, काला, सफ़ेद ये रंग ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं। तो ऐसे कुछ आपको छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको आपके कला शिक्षा 9th पेपर के रूप में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और आपकी परीक्षा तैयारियों में इन टॉपिक से काफ़ी मदद होगी। इसी के साथ में आप अपना मॉडल पेपर वाला वीडियो देख लेंगे ताकि आपको प्रश्नों का पैटर्न पता चल जाएगा, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ से भी आपके मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस बारे में बता रखा है कि मॉडल पेपर भी जो भी हमने बनाया है तो वो भी आपके जो यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें से प्रश्न चूज किया गया है, तो वो भी आपकी परीक्षा तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। बाकी की पिछली जो परीक्षा तैयारी रही है उनसे भी अच्छा करने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों अपना 9th पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारी बातें समझ में आ गई है। किसी टॉपिक विशेष में, किसी चैप्टर विशेष में कोई दिक्कत समस्या आती है कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आपके कमेंट्स को दूर करते हुए नई वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे और आपके कमेंट रिप्लाई देकर के भी डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।